सुरक्षा। आइए इस मंत्र के साथ अपने भाव इस प्रार्थना में जोड़े। प्रभु हमारे जीवन की आप रक्षा करें, अकाल मौत से, असाध बीमारियों से, दुर्घटनाओं से हमें बचाएं, पूर्ण आयु का आशीर्वाद प्रदान करें, जिस उद्देश्य के लिए मानव जीवन प्रदान किया है उसकी पूर्ति करें और अंत में हमको मुक्ति दें। इन भावों को लेकर महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु आशीर्वाद के लिए, गुरु संरक्षण के लिए आइए गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। संख्या बढ़ गई है नहीं बड़ी मनोज जी? पवन जी संख्या देखें कितनी बड़ी, कमी है। चलिए प्रत्येक ये जो क्रम चल रहा है आपका, इसका उद्देश्य हम बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं। अब संख्या कम है तो इसका थोड़ा प्रचार प्रसार भी करें, क्योंकि जो चीजें हम आपको यहाँ से बताते हैं, आप कहीं पर भी YouTube पर भी आप सर्च करें, गूगल पर भी सर्च करें तो वो आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि हम सब देखते रहते हैं और जो जानकारी वहां प्रदान की जा रही है वो ऑथेंटिक भी नहीं है। आप एक का किसी का YouTube का वो देखेंगे वीडियो, दूसरे का देखेंगे तो दोनों के आपस में क्रॉस हो जाएंगे। अब आप किसको सही मानेंगे? तो चूंकि वो उसको डालने से पहले कोई उसकी ऑथेंटिसिटी का कोई वो पैमाना नहीं बचा। आप इसमें भी जो व्यूअर्स बढ़ाना और पैसे कमाने वाला जो लक्ष्य पैदा कर दिया है, ये बड़ा खतरनाक हो गया है। जहां भी पैसा जुड़ता है वहां दिक्कत आ जाती है। तो भाई मैंने दायरे को बढ़ाएं, अधिकतम लोगों तक सूचना पहुंचाया करें, तो जिससे जब भी हम कोई बात शेयर करते हैं तो वो आध्यात्मिक लेवल पर भी होती है और वो साइंस के लेवल पर भी होती है, और ऑथेंटिक जो डाटा होता है वो आपको हम यहाँ से प्रदान करते हैं। तो इसको यात्रा को थोड़ा फैलाएं। हमारे जो कार्यक्रम आयोजित करने वाले भाई हैं उनका ये कहना है कि संख्या कम रहती है, तो उनसे चर्चा भी करें समय के बारे में, मनोज भाई से। चलिए आज की जो यात्रा है वो एक नई बीमारी है हमारी। प्रत्येक बार हम एक बीमारी का चयन करते हैं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं कि उसके बारे में आपको पूरी बात पता पड़ जाए। और उपचार के बारे में फोकस जो करते हैं वो करते हैं एक तो नेचुरल ट्रीटमेंट होते हैं, दूसरे घरेलू होते हैं बिल्कुल। और यदि आप उनको रेगुलर फॉलो करते रहें तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं और नेचुरोपैथी के आधार पर हम चैलेंज भी करते हैं कि आप अपनी बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा जाएंगे बिना दवाओं के। हमारी जो यात्रा है ये बिना दवाओं की यात्रा है। इसमें किसी भी प्रकार का हम मेडिकेशन की बात नहीं करते। हम आयुर्वेद की जो वर्तमान में जो मेडिसिन मार्केट में जो बिक रही हैं उसकी भी बात नहीं करते। हमारा फोकस रहता है ग्रीन आयुर्वेद की तरफ, जिसके ऊपर हम लोग काम करके उसको जगाना चाहते हैं। आज आप जो ग्रीन जूस पीते हैं ज्वारे का, वो ग्रीन आयुर्वेद है। आप तुलसी के पत्ते का उपयोग करते हैं वो ग्रीन आयुर्वेद है। आप अदरक का उपयोग करते हैं वो ग्रीन आयुर्वेद है। आप हरी मिर्च का उपयोग करते हैं वो ग्रीन आयुर्वेद है। यानी इस वस्तुओं को फ्रेश जैसा प्रकृति माँ ने दिया है उसको आप अपने बीमारियों को ठीक करने में जब काम में लेते हैं तो वो उसका आयुर्वेद का ग्रीन रूप है। अब आपने गिलोय का फ्रेश आपने डंडी पत्ते उपयोग करे और गिलोय का पाउडर लिया, तो जो गिलोय का पाउडर है वो तो आपका वर्तमान वाला आयुर्वेद है, और जब आप बिल्कुल फ्रेश में लेते हैं तो वो ग्रीन आयुर्वेद है।
आज पुनर्नवा का पौधा आपने लगा रखा है और यदि उसका, भैया आवाज आ रही है, पवन जी आवाज ज्यादा आ रही है। और पुनर्नवा का पौधा जो शरीर का पुनर्निर्माण कर देता है, यदि उसको फ्रेश में लेते हैं तो ग्रीन आयुर्वेद, पाउडर में लेते हैं तो वर्तमान आयुर्वेद, डब्बा बंद आयुर्वेद। तो हम वो यात्रा आपको बताते हैं। तो आइए, तो आज की बीमारी हमारी एक्जिमा, जिसके बारे में समाज में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं। ये कहा जाता है, कहा भी नहीं है लिखा भी है, कि ये बीमारी चिता के साथ जाती है। जब चिता जलती है तो एक्जिमा जलता है, कोई इलाज नहीं है इसका। कितना भी मेडिकेशंस करा लें आप, किसी भी पैथी में करा लीजिए, आयुर्वेद में करा लीजिए, नेचुरोपैथी में करा लीजिए, उसमें होम्योपैथी में करा लीजिए, एलोपैथी में करा लीजिए, रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ती है, रेगुलर। और मेडिकेशन जब आप करते हैं, दवाइयां लेते हैं, तब वो चीज दब जाती है और कुछ समय के बाद वो अपना रूप जो है और विकराल करके बाहर आती है। पूरा अमेरिका में बहुत करोड़ों लोग इससे परेशान हैं और अब तो ये और फैलेगी। इसलिए फैलेगी कि इंसान की जो फूड हैबिट्स हैं वो डे बाय डे गिरती चली जा रही है। तो भाइयों बहनों, बड़ी खतरनाक बीमारी है ये और आदमी बहुत परेशान रहता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका दूसरा नाम है, इसको डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं अंग्रेजी में। एक्जिमा भी अंग्रेजी नाम है और डर्मेटाइटिस भी अंग्रेजी नाम है। हिंदी में तो इसको दांत के रूप में, खुजली के रूप में ऐसा कुछ कह सकते हैं, पर एग्जैक्ट जो संस्कृत का नाम कहेंगे तो वो तो बहुत, तो आयुर्वेद में विचर्चिका इसका वो कठिन नाम है, तो वो तो कोई जानता नहीं है समाज के अंदर, इसलिए हम उन कठिन चीजों की बात भी नहीं करते हैं। विचर्चिका नाम ले देंगे तो आप कोई नहीं जानेगा, पर एक्जिमा के नाम से सब जानते हैं, तो इसको हिंदी नाम भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी में इसको डर्मेटाइटिस, एलोपैथी की भाषा में। अब डर्मेटाइटिस शब्द दो, उसका यदि आप टुकड़े तोड़ेंगे तो दो शब्द है उसमें, एक तो डर्म है और एक इटिस है। तो डर्म का मतलब होता है स्किन, त्वचा, और ITIS, ये जो इटिस शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लोमेशंस, यानी जलन। तो स्किन की जलन, तो अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। जो त्वचा की जलन है वो एक्जिमा है, एक तरीके सीधा सीधा शब्द तो ये है। तो भाइयों बहनों, बहुत परेशान रहते हैं लोगों, देखा है जगह जगह जहां भी होता है खुजाते रहते हैं आदमी, स्किन मोटी होती चली जाती है, बहुत दिक्कत का विषय है, खतरनाक बीमारी है। और जो इसके बारे में लिखा है वो भी राइट लिखा है, समाप्त होती नहीं है, चिता के साथ जलता है एक्जिमा, ऐसा कहा गया है। ऐसा हमने स्टडी में भी पाया है, लिखा भी हुआ है डॉक्टर लोगों ने। तो आइए, सभी उम्र के लोगों को होता है, बच्चों से स्टार्ट होता है, जवान को हो जाता है, बूढ़े को, किसी को भी हो जाता है, सभी उम्र के लोगों को होता है। महिला पुरुषों को समान रूप से होता है। ऐसा होता है ना, कोई बीमारी महिलाओं को ज्यादा होती है, कोई बीमारी पुरुषों को होती है, दोनों को समान रूप से होता है, ठीक है ना। जो ड्राई स्किन वाले जो व्यक्ति हैं, दो प्रकार के स्किन रहती है, एक तो जिनको पसीना नहीं आता है, तो जो पसीना नहीं आता है वो ड्राई स्किन वाले हैं, और जिनको पसीना बहुत आता है वो वेट स्किन वाले, गीली त्वचा वाले। तो ये जो एक्जिमा है ये ड्राई स्किन वालों को ज्यादा होता है, उसमें स्किन का जो बैरियर है वो काम नहीं करता है, कम काम करता है। तो ये इसके, अब इसको हम देखें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यदि हम इसको क्लासिफाई करें देखने के आधार पर, जो हमको दिखता है एक्जिमा, एक तो ड्राई एक्जिमा होता है, सूखा, और एक होता है वीपिंग एक्जिमा, गीला, जो वीपी मतलब झरता रहता है, उसमें से ऊजिंग होता रहता है, निकलता रहता है चिपचिपा पदार्थ, खतरनाक है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये, और इसका यदि क्लासिफिकेशन करने जाए तो फिर एलोपैथी में इसको 5-6 प्रकार का जो कैसे होता है उसके आधार पर इसको आगे बांट दिया गया है।
दिखने के आधार पर तो दो ही प्रकार का है, सूखा और गीला, मतलब ड्राई और वीपिंग एक्जिमा। पर आगे जब हम चलते हैं एलोपैथी में तो इसके कई इसके नाम आ जाते हैं, जो वो भी आपको जानकारी करा दें, क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि किसी बीमारी के बारे में जब हम चर्चा करें तो आपका ज्ञान उसके बारे में पूरा हो जाए। तो जब कहीं वो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आए तो आप उसको समझ जाएं कि भाई ये एलोपैथी वाले किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो भी हम चाहते हैं, वो भी जानकारी आपको होना चाहिए। एक टाइप है इसका एटोपिक एक्जिमा। अब ये किसको होता है? ये बच्चों को होता है। तो हमारे एलोपैथी के डॉक्टर उसको एटोपिक एक्जिमा बोलते हैं। बच्चों में कहाँ स्टार्ट होता है? उसके गालों पे, ऐसे आपको गोल गोल वो दिखेंगे, होठों पे, सिर के यहाँ पे, बालों में। तो ये एटोपिक एक्जिमा है, इसका एक नाम ये है, इसके क्लासिफिकेशन में एटोपिक एक्जिमा है। दूसरा प्रकार जो है इसका डिस्ट्रोटिक एक्जिमा, कठिन शब्द है। अब ये क्या होता है? ये थोड़ा गीले वाला जो वीपिंग टाइप का, ये उस प्रकार का एक्जिमा है ना। इसमें चमड़ी के अंदर, स्किन के अंदर दाने बनते हैं, वो स्किन के बाहर वो फूले फूले दिखते हैं, फिर वो ऊपर आ जाते हैं और फिर आदमी खुजाता है तो फूट जाते हैं, चिपचिपा, वीपिंग टाइप एक्जिमा है। और ये जो है ये सब किसी भी उम्र में हो जाता है ये वाला, इसमें उम्र का कोई वो स्पेसिफिक मामला नहीं है। एटोपिक वाला बच्चों को ज्यादा होता है और ये वाला सबको होता है। इसमें वो दाने दाने से हो जाते हैं स्किन पे और उभार लेते रहते हैं, फूले फूले दिखते हैं। जो और पेशेंट इसको खुजाता है, उसका ये मानना होता है कि मैं खुजाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, फूट जाएंगे ये, और चिपचिपा पदार्थ बहने लगता है। तो ये होता है रेस्टोटिक एक्जिमा। अब अगला एक टाइप है एस्टियोटिक एक्जिमा। ये भी एक कठिन टाइप है। ये बूढ़े लोगों को होता है, जो एल्डर एज है उनको, उन लोगों को होता है। इसमें जो त्वचा बूढ़े लोगों की देखते हैं आप, कटी फट जाती है, फटी कटी जो त्वचा रहती है, हाथ बड़े खुरदुरे से खुजाते रहते हैं वो, बैक साइड भी फ्रंट साइड भी। तो ये बढ़ती उम्र का एक्जिमा का टाइप है ये। तो एलोपैथी ने इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से कर रखा है। एक होता है न्यूमुलर एक्जिमा। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति के घुटने से और पैर के बीच में चकत्ते चकत्ते होते हैं। वो एक जगह बड़ा दाग नहीं होता, छोटे छोटे दाग होते हैं, छोटे छोटे दाग होते हैं, गोल गोल खुजाते रहते हैं, वो छोटे छोटे ही रहते हैं। किसी जैसे पैर का जो आपका टखना है, इससे घुटने के बीच में वो 4, 6, 5, 7 इस तरह से वो जगह जगह दाग रहते हैं, पिंडली वगैरह पे। तो ये वो टाइप एक्जिमा है। तो ये कॉइन शेप में गोल गोल जैसे आपका सिक्का होता है ना, ये इस टाइप का एक्जिमा रहता है। एक होता है स्टैटिक एक्जिमा। ये वो वाला एक्जिमा है जो खड़े रहकर काम करते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, हमारी घर में बहनें भोजन बनाती हैं। आजकल तो वो सब नया काम है ना, पहले हमारे किचन बैठ के भोजन बनता था, अब खड़े रह के बनता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा। अब वो खड़े खड़े जितने देर ज्यादा खड़े रहते हैं तो पहले समस्या होती है वेरिकोज वेन्स की, जो वो वाल काम, कभी इस बीमारी के बारे में आगे जब चर्चा करेंगे तो पूरी बात बताएंगे। तो जो वेरिकोज वेन्स है तो वो वाल खराब होता है तो ब्लड नीचे रह जाता है, और वो ब्लड नीचे रहता है तो खराब हो जाता है ब्लड, तो ये वाला एक्जिमा हो जाता है स्टैटिक एक्जिमा। ये भी ये जो खड़े रह के जो जॉब करते हैं उन लोगों को होता है। और एक डायस्कोइड एक्जिमा होता है, सूखी त्वचा वालों को ज्यादा होता है। तो ये 6 प्रकार जो है, ये एक टर्मिनोलॉजी हमने आपको बताई है एक्जिमा की, जो ये भी शब्द जो है हमारे डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। तो ये वो एक्जिमा। अब हमने मुख्य रूप से तो आप 2 प्रकार के याद रखें, ड्राई और आपका वीपिंग एक्जिमा। अब आइए इसी के आधार पर हम लक्षण की बात करते हैं, जो आपके सिम्टम्स है। वैसे एक्जिमा को सब पहचानते हैं। अब जैसे वही एक बड़ा सा दाग रहता है, मोटी स्किन हो जाती है ना। तो ड्राई एक्जिमा की थोड़े से पहले लक्षण की बात करते हैं। त्वचा आपकी सूखी रहती है, खुजली होती रहती है, वहां पे ड्राइनेस, सूखापन रहता है बिल्कुल वहां पर। और वो जब बहुत पुराना हो जाता है तो कैसा होता है, जैसे हाथी के बॉडी पर आप, शरीर पर आप हाथ फेरिए ना, तो ऐसी खुरदुरी मोटी मोटी त्वचा दिखती है। तो ऐसा जस्ट लाइक एलिफेंट जो स्किन होती है,
हाथी की जो त्वचा होती है मोटी खुरदुरी, ऐसी आपकी त्वचा हो जाती है जहाँ एक्जिमा होता है। क्योंकि चमड़ी की और भी बीमारियां हैं, रिंग वॉर मतलब आपका दाद है, खुजली है ना, रिंग वॉर में। तो ये इन बीमारियों से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो वो वाली चीज हम आपको बता रहे हैं। तो ये मोटी स्किन हो जाएगी, खुरदुरी रहेगी, है ना, छिलके छिलके दिखाई देंगे उस पर जो है। स्टार्टिंग में जब ये शुरुआत होती है तो जो है हल्के लाल कलर के गोल गोल धब्बे बनते हैं। फिर जब हम उनको खुजाते हैं तो एक धब्बा या वो आपस में धब्बे मिल जाते हैं और एक मोटा बड़ा धब्बा बन जाता है। फिर जब रेगुलर आप खुजाते रहते, खुजली होती है, और ये खुजली रात में ज्यादा होती है और आदमी खूब खुजाता है, कंघे से खुजाता है, वो एक्जिमा बढ़ता चला जाता है। तो ये खून भी निकल जाता है, खून निकलता है तो खराब खून निकलता है काला, तो वो धब्बा और काला हो जाता है, काले रंग का हो जाता है काले खून के कारण। ये तो ड्राई एक्जिमा के सिम्टम्स हैं, ये आपको दिख रहे हैं तो मतलब आपको सूखा एक्जिमा है। अब दूसरा होता है वीपिंग एक्जिमा, गीला वाला, ये बहता रहता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। इसमें भी वही शुरुआत होती है, लाल लाल पैच दिखते हैं, फिर वो मिल जाते हैं और फिर वो ऐसे दाने उभरते हैं, आप चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, आप खुजालते हैं और वो गीला गीला चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। ये थोड़ा ज्यादा दिक्कत वाला एक्जिमा, ये जो टाइप है, इसमें क्या होता है, बदबू आती है, स्मेल आती है, वो जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो एसिड जैसा रहता है, चिपचिपा और बदबूदार, स्मेल मारता है वो। तो इसमें जो पेशेंट है वो ज्यादा डिस्टर्ब रहता है मेंटली, उसको अपने आप से हेट हो जाती है, घृणा होती है, किसी से मिल नहीं पाता क्योंकि शरीर बदबू दे रहा है, कपड़े खराब रहते हैं उसके एनी टाइम, जो बहता रहता है वो। तो ये वाली टाइप जो खतरनाक है, ये वैसे जिनको जो गीली त्वचा होती है, पसीना वसीना ज्यादा आता है, ये उनको ज्यादा होता है। और ड्राई एक्जिमा सूखी त्वचा वाला को होता है, और जो वीपिंग एक्जिमा गीली त्वचा वालों को ज्यादा होता है, जिनको पसीने वसीने ज्यादा आते हैं। तो ये इसमें दर्द भी होता है, वीपिंग एक्जिमा में थोड़ा दर्द भी होता है। अब ये तो हमने आपको बताई। अब ये एक्जिमा की जब स्टार्ट होता है तो उसको एक्यूट एक्जिमा बोलते हैं। शुरू शुरू में चकत्ते बनते हैं, खुजली होती है, आपने ठीक कर लिया तो जल्दी ठीक हो जाएगा, आपने ध्यान नहीं दिया, यात्रा आगे बढ़ गई तो वो जो है स्किन पपड़ी जैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और लंबा चलेगा, बस फिर तो आपकी जिंदगी में स्थापित हो जाता है एक्जिमा लगातार। और शुरू में ध्यान दे लिया, चकत्ते बने, गोल गोल रैसेस उभरे, और आपने अपनी फूड हैबिट जो उपचार कर लिए, फूड हैबिट बदल ली, तो एक कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद में तब ये इसको एक्यूट स्टेज बोलते हैं, बाद में इसको क्रॉनिक स्टेज बोलते हैं। और ये बीमारी क्रॉनिक डिजीज है, यानी जो लंबी, बस हमने कहा ना चिता के साथ जाता है, तो ये क्रॉनिक डिजीज है, लंबी चलने वाली ये बीमारी जो है। अब इसके स्थान भी बहुत सारे हैं, सिर के बालों में, माथे पर, नाक के फोल्ड पर, यानी उंगलियों के यहाँ पर, ये जहां भी हमारा स्किन फोल्ड होती है, ये हमारी स्किन फोल्ड हो रही है, यहाँ पर, यहाँ फोल्ड हो रही है, जंगा में फोल्ड हो रही है, गर्दन में फोल्ड हो रही है, साइड में फोल्ड हो रही है, यहाँ पर हो जाता है, गर्दन पर हो जाता है, बालों में हो जाता है, सिर पर हो जाता है, फोरहेड यहाँ हो जाता है, नाक के यहाँ हो जाता है, आंखों की पलकों पर हो जाता है, कोहनी के मोड़ पर हो जाता है, कोहनी के पीछे हो जाता है, उंगलियों के जॉइंट में हो जाता है, हथेली में हो जाता है, तलवे में हो जाता है, घुटनों के फ्रंट पे हो जाता है, घुटने के बैक में हो जाता है। बहुत सारे इसके स्थान है जहां जहां एक्जिमा हो जाता है। यात्रा आती है इसके कारण की, कॉज आपको बताते, आज तक इसका सर्टेन कॉज पता नहीं है, इसलिए इसका कोई सर्टेन ट्रीटमेंट भी नहीं है किसी भी पैथी में। कोई नहीं कहता भी किस कारण से एक्जिमा होता है। अब यूं तो मोटी मोटी बात करते हैं सब लोग कि भाई ये इम्यून डिजीज है, एनवायरमेंट से हो जाता है, जेनेटिकली डिजीज है, ये स्ट्रेस से हो जाता है। पर ये होता क्यों है, समझे ना, अंदर स्ट्रेस जब हुआ तो क्या चेंजेस हुए, एनवायरमेंट का जब प्रभाव हुआ तो कौन से चेंजेस हुए, इम्यून सिस्टम बिगड़ा तो क्या क्या बात बनी, क्यों बिगड़ा आपका इम्यून सिस्टम, एनवायरमेंट तो बदलता तो सबको बदल रहा है, तो फिर आपके अंदर ये क्यों हुआ, सर्टेन इसका कोई कारण आज तक बात बता नहीं पाए, इसलिए इसका कोई सर्टेन ट्रीटमेंट भी नहीं है एट प्रेजेंट तक। ठीक है,
इसलिए खतरनाक बीमारी है। अब इम्यून सिस्टम होता क्या है, हमारी स्किन का, त्वचा का, इम्यून कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारी त्वचा की जो बीमारी को रोकने की जो क्षमता है, तो हमारी स्किन का इम्यून सिस्टम रहता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है कि इसको कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं इम्यून सिस्टम को कि ये हमारा ओवर रिएक्ट करता है। ओवर, हमारी त्वचा को ऐसे स्टिमुलेशन भेजता है कि हमारी त्वचा ओवर रिएक्ट करती है, तुरंत प्रभावित होती है हर चीज से। ये एक बेसिक कॉज बता रहे हैं आपको इम्यून सिस्टम का। स्किन का इम्यून सिस्टम है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और इसका कोई कॉज पता नहीं है कि हमारे इम्यून सिस्टम को किस प्रकार के मैसेज मिलते हैं और कैसे वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो हमारी त्वचा उसमें अपना बिहेव, अपना व्यवहार बदल देती है और वो ओवर एक्ट करने लगती है और ये बीमारी हो जाती है। ये इसकी बेसिक बात बहुत कोई बताता नहीं है, तो हम आपको एक मुख्य बात बता रहे हैं कि जो स्किन का जो बैरियर है, जो इम्यून सिस्टम के कारण काम करता है, कोई भी कुछ गिरता करता है तो पता नहीं पड़ता है, कुछ नहीं तो खुजली हो जाए, बहुत सारे एलर्जी के प्रोडक्ट गिरते रहते हैं, और आपके यदि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। और आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है, यदि प्रॉब्लमेटिक हो गया है तो कुछ भी आएगा, त्वचा सबसे पहला हमारा बैरियर, कुछ भी चीज आती है हवा से, पानी से, तो त्वचा पर आती है। तो त्वचा हमारा यदि इम्यून सिस्टम प्रॉपर है तो उसको कोई रिएक्शन नहीं होता, और ये गड़बड़ाया तो वो ओवर रिएक्ट करती है, तुरंत रिएक्ट करती है। बस यहाँ से ये बेसिक बात आप समझ लीजिए। तो हमारे स्किन का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, उसको मैसेज गलत मिलते हैं तो त्वचा हमारी स्टिमुलेट हो जाती है, ओवर रिएक्ट करती है। ये तो इसका एक कारण हमने एक बताया इम्यून सिस्टम का। दूसरा है जेनेटिकली। यदि परिवार में किसी को, किसी भी पीढ़ी में, आप ये मत देखो कि माता पिता को एक्जिमा है, इसीलिए जब हमारे यहाँ शादियां होती तो 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड देखते थे, 7 पीढ़ी, 7, क्योंकि जो भी बीमारी हमारी जेनेटिक्स में होती है तो 7 पीढ़ी में जाके पुराने में भी यदि किसी को है तो हो जाएगी वो, क्योंकि इसका जो जेनेटिक्स है वो, जैसे आपके माता पिता के जो जीन्स है आप में 50-50% है, आपके दादा दादी और नाना नानी के 25%, ऐसे घटते चले जाते हैं। 7 पीढ़ी में जाके जो कोई रोग है तो आपको हो जाएगा। जो ये हेरिडिटी वाले जो रोग होते हैं, अनुवांशिक जो रोग होते हैं, जेनेटिक के आधार पर जो रोग होते हैं, जेनेटिकली हेरिडिटी वाले जो डिजीज होती हैं, 7 पीढ़ी में भी किसी को है तो वो हो सकती है। तो ये वाली बीमारी भी हेरिडिटी वाली है। यदि किसी को है, किसी में, आपकी पत्नी के उसमें किसी को भी रहा हो या आपको रहा हो, तो आपके बच्चों को चांसेस है। मतलब आपकी पत्नी के नाना, पिता के पिता को रहा हो, माँ की माँ को रहा हो, ये हो जाएगा। तो ये हेरिडिटी वाली बीमारी है। और जिनको इसका कॉरलेशन अस्थमा से भी है, ध्यान रखना, जिनको अस्थमा रहता है उनको भी ये बीमारी हो जाती है। एनवायरमेंट, वातावरण जिसमें आप रहते हैं, अब ये जब आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ सूखी, ड्राई, मतलब रेगिस्तान वगैरह में ड्राई एक्जिमा हो जाएगा, क्योंकि आपका जब हवा चलेगी तो आपकी स्किन जो हमेशा ड्राई रहती है, और जब सूखापन आता है तो जो आपका ये इम्यून सिस्टम है ज्यादा गड़बड़ा जाता है, बैरियर जो है ना, उसका बैरियर रोकने वाला वो प्रभावित हो जाता है। अधिक गर्मी में आप रहते हैं, काम करते हैं, अधिक ह्यूमिडिटी में रहते हैं आप, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड में रहते हैं आप, इसलिए अमेरिका में बहुत ज्यादा है, यूरोप में बहुत ज्यादा बीमारी है, आप दक्षिण अफ्रीका में भी ज्यादा है और यूरोप में भी ज्यादा है, जो कोल्ड कंट्री है हमारे। तो बहुत अधिक ठंड, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक ह्यूमिडिटी, बहुत अधिक सूखापन, ये जितना भी एक्सट्रीम जो होते हैं, ये एनवायरमेंट इसलिए इंडिया का सबसे अच्छा माना जाता है। सब कुछ होता है ना यहाँ, ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है, और स्प्रिंग भी आता है, बसंत भी आती है। इसलिए जो हेल्दी जो पीरियड माना जाता है वो स्प्रिंग माना जाता है, बसंत। तो भाइयों बहनों, ना उसमें वो गर्मी होती है ना उसमें ज्यादा ठंड होती है, बिल्कुल माइल्ड क्लाइमेट, बहुत अच्छा, अनुकूल स्वास्थ्य के लिए। तो जो एक्सट्रीम हीट, ड्राई, आपका ह्यूमिड, कोल्ड, ये सारे यदि वातावरण में ये फैक्टर हैं, और बहुत अधिक धूल, बहुत अधिक माइट्स, ये सब इसके कॉज एनवायरनमेंट में बनते हैं जिनसे बीमारी होती है। यदि आपका निवास स्थान ऐसा है या आप इस प्रकार के वातावरण में रहते हैं तो ये बीमारी होने के चांस आपको
बनते हैं। बहुत अधिक पोलेन, वो फिर एलर्जी वाले कारण है, पोलेन जो उड़ते रहते हैं एनवायरमेंट में, वो भी इम्यून सिस्टम से आधार पर आपको एलर्जी होती है, फिर ये बीमारी होती है। स्ट्रेस, तनाव, इसमें क्या होता है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो जब भी आपको डिप्रेशन हुआ, आपने निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपके निगेटिव हार्मोन्स गिरते हैं, बैड हार्मोन्स, जो बुरे हार्मोन्स है, शरीर के लिए खतरनाक है, वो हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं शरीर में, तो ये आपको बीमारियां होती हैं स्ट्रेस के कारण। और जब प्रसन्नचित्त रहते हैं, बहुत कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, परमात्मा की दुनिया है, पैकेज लेकर आए 50, 60, 70 साल का, आराम से जीना चाहते हैं, कोई बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं है। जिस तरह अन्य जीव आनंद लेते हैं सृष्टि का, ऐसे आप भी लें, चिड़िया को देखें, शेर को देखें, हाथी को देखें, मस्ती भरा जीवन है, मस्ती भरा, कूदते हैं, फुदकते हैं। इंसान का तो मामला पता नहीं क्या है। तो जब स्ट्रेस इंसान लेता है तो बैड हार्मोन्स गिरते हैं और ये बीमारी आपको होती है। और फिर आपका जो है कुछ फूड हैबिट्स, यदि आपकी फूड हैबिट्स गड़बड़ है तो भी ये बीमारी हो जाती है। आप बहुत अधिक नमक का सेवन करते हैं, बहुत अधिक मीठा खाते हैं, बहुत अधिक फैटी फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं, आप ये सब चीज लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं आप, अल्कोहल लेते हैं आप, तो बस ये तो अंदर का मामला है, तो बीमारी होना ही होना है आपको। आप अपोजिट आहार, विरुद्ध आहार, आयुर्वेद में जब जाते हैं, प्रोटीन के साथ आपका ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी, मतलब इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये सब चीज आपके जीवन में है, तो यदि आपको आज एक्जिमा नहीं है तो कल होने के चांसेस हैं, ये समझ लीजिए। और यदि आज एक्जिमा है तो यदि आप इन कॉजेस पर आप यदि ध्यान देंगे तो देखेंगे कोई ना कोई कॉज आपके जीवन में आपको मिल जाएगा, तो जिसके कारण ये बीमारी आपके जीवन में बनी हुई है। अब वो और भी बातें रहती हैं, फिर आप जो है आप ये डाई लगा रहे हैं आजकल, फिर इसके मामले बहुत हैं, जैसे हाथ पैरों पे एक्जिमा है। अब इसके हम कुछ वैसे बात कर लेते हैं। अब हाथ पैरों पे एक्जिमा है तो जो सीमेंट के जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको ज्यादा होता है, जो चमड़े में काम करते हैं, डाई वगैरह करते हैं, उनको ज्यादा होता है। इसके बाद में जो हेयर ड्रेसर्स हैं उनको ज्यादा होता है, जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं जो ग्लव्स पहनते हैं उनको ज्यादा होता है, ठीक है ना, जो हमारी बहनें मेटल की रिंग पहनती हैं उनको ज्यादा होता है, गले में जो हमारा मेटल का वो पहनती है उनको ज्यादा होता है, ठीक है ना, कलर पेंट जो करते हैं उनको ज्यादा होता है। हाथों के जो बीच में गले की बात आ गई, नहीं तो सारे हाथों वाले एक्जिमा इन लोगों को ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसके बाद में चेहरे पर और गर्दन पर ये कॉस्मेटिक जो आप खूब लगाते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है, जो गले में ये जो पहनती है उनको ज्यादा होता है, ये जो आपके गर्दन के ऊपर आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी आप पहनते हैं ना, आर्टिफिशियल, सोना पहनना वाला अच्छी बात है, चांदी पहनना अच्छी बात है, तो ये तो धातु है, ये तो लाभकारी है, इन धातु में तो भोजन किया जाता था, ये पहने जाते हैं। पर अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अरे भैया सोना नहीं तो काय को सोना दिखाना चाहते हैं आप, ये उनको होता है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं ना, गले में पहनते हैं, अंगुली में पहनते हैं, मेटल की रिंग पहन, ये जो आपकी जो चूड़ियां पहनते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रूप में, खूब दिखाना चाहते हैं, तो उनको तो ये एक्जिमा उनको भी होता है। चेहरे पे, गर्दन पे कॉस्मेटिक खूब रगड़ाई करवाते हैं, उनको भी होता है एक्जिमा। सिर पर जो है, जो सिर का एक्जिमा है, जो डाई करवाते हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट बार बार खूब शैम्पू लेते हैं, खूब साबुन से नहाते हैं, खूब रगड़ते हैं, ये उनको ज्यादा होता है सिर वाला जो एक्जिमा है ना। जो विग पहनते हैं, बाल उड़ गए भाई, उड़ गए तो उड़ गए, क्या दिक्कत है, बाल सफेद हो गए तो काला करेंगे, आर्टिफिशियल बात, अपने बालों खूब धोएंगे लगा लगा के, तो ये उनको भी होता है भैया। जो सिर का एक्जिमा है इन लोगों को ज्यादा होता है ना। जो महिला हेयर पिन लगाती हैं उनको भी होता है, जो विग पहनते हैं भाई लोग उनको भी होता है। और ये माथे पर जो एक्जिमा आता है, जो बिंदी, अब उसमें कौन सा चिपकाने का केमिकल आपको पता ही नहीं है, ये उससे भी होता है। आप जो सिंदूर है, सिंदूर तो भैया जी ओरिजिनल पेड़ का, आप सिंदूर का पेड़ होता है, अब तो आर्टिफिशियल केमिकल वाला सिंदूर लगाती है बहने, उनको होता है सिर, है ना। इसके बाद में जो आपके इसकी ये जो तिलक करते हैं, इसका जो कुमकुम आता है वो भी केमिकली आ रहा है, ओरिजिनल नहीं है। चंदन लगाओ, चंदन लकड़ी का घिस के, तो ये फोरहेड वाला एक्जिमा, ये आगे सिर वाला एक्जिमा है,
ये इन लोगों को होता है, बिंदी वालों को, सिंदूर को, तिलक को। तो आपका ये तीनों केमिकल है, बिंदी चिपकाते वो केमिकल, सिंदूर लगा रहे वो केमिकल, तिलक लगा रहे वो केमिकल। तो तिलक लगाओ तो चंदन घिस के लगाओ, सिंदूर लगाओ तो ओरिजिनल पेड़ का आप ऑर्गेनिक वाला लाओ, तो सिंदूर भरो मांग में, यदि आप बचना है। बिंदी, अब बिंदी लगाना है तो पहले हमारे ऐसे पदार्थ रहते थे, उनसे चिपकाते थे। तो गोंद से लगाते हैं। गोंद तो हमारा पेड़ का उत्पाद है, केमिकल नहीं है, तो बात बन जाएगी, तो नहीं होगा। अब आपका ये हमने आपको कॉस्मेटिक बारे में, जो डीओ का उपयोग करते हैं, बगल का एक्जिमा हो जाता है, डीओ लगाते हैं खूब बदबू को दबाने के लिए। माउथ है ना, जो प्रोडक्ट लेते हैं मुंह की बदबू को दबाने के लिए, उनको भी हो जाता है। ये जो सब यहाँ खुजली होती रहती है ओठों के किनारे। तो भाई साहब ये बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो इनको तो आप बंद करके अपनी समस्या को आगे रोक सकते हैं। नहीं तो यदि आप लेते रहेंगे तो आपको आज नहीं तो कल ये बीमारी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि आपने उनके कॉज को नहीं रोका। कुछ तो आपके हाथ में नहीं है, पर कुछ तो आपके हाथ में। अब कपड़ा भी एक्जिमा का, सिंथेटिक कपड़े, कम से कम अंडर गारमेंट तो सिंथेटिक पहनना ही मत, आप बिल्कुल मत पहनना, सूती पहनना, कॉटन के। अब बहुत जो सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो उससे भी एक्जिमा होता है, तो आप कॉटन के कपड़े पहनिए। एक तो आपका नाइट सूट कॉटन का होना चाहिए, बहनों का भी भाइयों का भी। कुर्ता पजामा पहनो ना, क्या दिक्कत आ रही है। और आपका जो अंडर गारमेंट ये कॉटन का होना चाहिए, और हो सकता है तो ऑर्गेनिक की बात करो अब आप, वो भी केमिकल की बात तो विदेशों में होने लगी है। तो आपके जो कपड़े हैं वो भी आपको एक्जिमा देते हैं। ये आपके क्या होते हैं, आपकी स्किन को ही प्रभावित करते हैं। तो आपका स्किन का वही इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इन सब चीजों का प्रभाव कहाँ होता है, आपकी स्किन को ओवर रिएक्ट करने के लिए चीज मोटिवेशन देती है, और आपकी स्किन ओवर रिएक्ट करने लगती है, उसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो ये आपको एक्जिमा की बीमारी हो जाती है। बड़ा डिटेल से हमने बताया आपको, क्योंकि आपको ये सब जानकारी मिलेगी नहीं। हम चाहते हैं कि जब हमारा ये कार्यक्रम चले तो जो भी कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम को देखे तो उस बीमारी के बारे में उसको बिल्कुल बॉटम से टॉप पूरी जानकारी उसको हो जाना चाहिए। दोबारा इसको हम आयोजित करते नहीं है। चलिए अब आती है उपचार की बात। हम जो ट्रीटमेंट बताते हैं वो नेचुरोपैथी के बताते हैं, कोई दवा नहीं बताते, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप यदि करेंगे तो आप 100% इंस्टेंट रिजल्ट पाएंगे आप एक्जिमा में, हर बीमारी में। चलिए यात्रा बढ़ाएं आगे उपचार की, ध्यान से सुना करें, नोट भी करा करें, और जिनको समस्या है उनको हमारी ये बात आगे पहुंचा दिया करें, तो बेचारे बहुत सरल वे में अपने एक्जिमा दूर कर लेंगे। कोई भी बीमारी है, क्योंकि हम ये अनुभव के आधार पर, नेचुरोपैथी के इन सबको इसके आधार पर आपको बताते हैं। पहला उपचार, पेट साफ करिए, ये हमारा बेसिक ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी का बेसिक ट्रीटमेंट, ये नींव है, बिना नींव के बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है। तो नेचुरोपैथी की जो नींव है वो है आपका एनीमा, यानी आपका पेट की शुद्धि, जो आपका ये पूरा जो शरीर है उससे चलता है, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, और रक्त पूरे शरीर को जाता है। तो जो आपको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है तो रस आपका खराब बनता है, और रस के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, बस सारा मामला जड़ वहां से। तो आप इसमें रेगुलर एनीमा लीजिए और पेट को साफ करिए। अब इसका जो एनीमा जो है वो स्पेशल है, नीम का एनीमा। जिसको भी एक्जिमा है, स्किन की प्रॉब्लम है, वो नीम का एनीमा लेना चाहिए उसको। 1 लीटर पानी लो, 100 ग्राम नीम के पत्ते डालो, बॉईल करो, ठंडा करो, तब नीम का एनीमा लो आप। जो कुनकुना पानी रहे, ठंडा इतना कर लो, तब नीम का रेगुलर नीम का एनीमा लीजिए आप देखेंगे चमत्कारिक प्रभाव आपके स्किन डिजीज में आना शुरू हो जाएगा। आज एक्जिमा की बात कर रहे हैं। इसके बाद में अब जो आपका पेट और ठीक करना है तो हिप बाथ लीजिए आप, क्योंकि ये जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, वो पेट आपका खराब रहता है तब आपको स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो पेट को साफ करना हमारा प्रधान लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो हिप बाथ लीजिए आप, और पेट के ऊपर मिट्टी का लेप, मिट्टी आपके पेट के टॉक्सिन्स को खींच लेगी, है ना। अब मिट्टी की बात अभी हमने बीच में अभी ज्यादा नहीं की, कि मिट्टी मिल नहीं पाती,
पर इस बीमारी में आप मिट्टी इसमें बहुत काम करेगी, आगे एक्जिमा की बात भी बताएंगे। तो मिट्टी का आप पहले आप गर्म सिकाई करिए पेट की, और फिर मिट्टी की पट्टी लगा दीजिए पेट के ऊपर लंबे समय तक के लिए, तो आपकी टॉक्सिन्स पेट के खींच लेगी वो, क्योंकि वहां पर टॉक्सिन्स बनते हैं तो आपका रस रक्त खराब बन रहा है। तो ये 3 तो ट्रीटमेंट है तो हमने आपके पेट की शुद्धि के बताए, एनिमा, आपका हिप बाथ और आपका मिट्टी की पट्टी। तो ये तो 3 ट्रीटमेंट आपको करिए। अब जो है अगला, इसमें जब आप ये काम करते हैं तो इसमें आप जो हीट ट्रीटमेंट है वो बहुत काम करता है, हीट ट्रीटमेंट। तो जो स्टीम बाथ है, जो स्किन की जो बीमारियां हैं, तो धीरे धीरे अपने स्टीम बाथ के टाइम को बढ़ाएं। और जैसे पहले आपको 15 दिन में, पहले हफ्ते में एक आध बार, 15 दिन में हफ्ते में एक आध बार फुल स्टीम, यानी खूब आपको हार्ट के पेशेंट है तो ज्यादा नहीं लेना है, पर यदि आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराहट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो आपका पसीना निकालिए, तो जो आपके टॉक्सिन्स जो डिपॉजिट है स्किन में वो बाहर हो जाएंगे। ये आपके जो करोड़ों छेद हैं जहां से बाल निकल रहे हैं, छेद दिखाई देते हैं आपको, ये सब खुल जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्किन कॉन्स्टिपेशन। जैसे कब्ज रहती है ना, तो गंदगी बाहर नहीं निकलती, ऐसे ही आपने कॉस्मेटिक लगा लगा के पसीना बाहर आता नहीं, तो ये आपके सब छेद बंद हो गए। जैसे आपका जब कॉन्स्टिपेशन रहते हैं तो आपका मल द्वार चौक हो जाता है, निकलता है नहीं मल, ऐसे आपकी त्वचा में ये पदार्थ भर गए, गंदगी भर गई, पसीना बाहर आया नहीं, उनका जो निकला नहीं, जो कैपिलरी वो खुली नहीं, तो आपको स्किन कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो आपको आर्टिफिशियल, अब यूं तो इतनी मेहनत करते नहीं आप, न कहीं साइकिल चलाते, न पैदल चलते, न कोई ऐसा काम करते, तो पसीना तो आपको आना नहीं, इसलिए आप आर्टिफिशियल तरीके से पसीना लाइए। तो स्टीम बाथ इसमें बड़ा लाभकारी है। फुल स्टीम बाथ लीजिए, हफ्ते में लीजिए, 15 दिन में लीजिए, और ज्यादा बीमारी है तो थोड़ा पहले कम समय में लीजिए, जब वो ठीक हो जाए तो समय बढ़ा दीजिए, ठीक है, बाद में कम लीजिए इसको। तो ये फुल स्टीम बाथ इसमें बड़ा काम करता है। और जब स्टीम बाथ लो तो जहां आपको एक्जिमा का जो एरिया है उसके ऊपर ठंडी पट्टी रख लो, ठंडी पट्टी रख लो तो खुजली कम रहेगी आपको। तो ये बहुत लाभदायक ट्रीटमेंट है। सन बाथ एक्जिमा में बड़ा लाभदायक है, मॉर्निंग वाला ध्यान रखना, अर्ली मॉर्निंग का सन बाथ, बात का नहीं। और दिन में लेना है तो थोड़ी देर के लिए लें, और सुबह लेना है तो ज्यादा देर के लिए, पसीना निकालिए सन बात करके। और जब ये कोई भी बात करते हैं आप, तो हमने बता रखा है जब आप स्टीम बात करते हैं तो उस बात का प्रिकॉशन, सिर के ऊपर ठंडी पट्टी, पानी का सेवन करें, ठीक है, और ट्रीटमेंट लेने के बाद स्नान करें, शरीर आपका गर्म है उससे तभी स्नान कर लीजिए। ये नेचुरोपैथी की बेसिक फंडामेंटल है, आप इसका ध्यान रखें। सन बात करते हैं, पसीना आया, शरीर गर्म रहते रहते स्नान कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गए। अब ये क्या, लीवर आपका जब खराब रहता है तो इस बीमारी का एक कारण ये भी माना जाता है, तो लीवर पे भी आप ठंडा गर्म सेक करिए, लीवर के ऊपर जो है पहले जो है आप गर्म करिए, उसके बाद ठंडा करिए इसको। लीवर ये आपका जो पसली होती है ना, जो हड्डियां होती हैं, इसके नीचे ये वाला डायफ्राम से ये ऊपर ये यहाँ वाला पोर्शन, पसलियों के नीचे ये जो हड्डियों का हाथ लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लीवर है, राइट में वो मोटा है, लेफ्ट में कम है, तो इस लीवर पे गरम और ठंडी पट्टी अल्टरनेट, तो बार बार करिए लीवर की सिकाई। ये इस बीमारी में रामबाण काम करता है, बहुत बहुत जोरदार ट्रीटमेंट है। अगला ट्रीटमेंट बड़ा ही चमत्कारी काम करता है, पट्टी। जो आपका जो एक्जिमा का एरिया है उस पर आप पट्टी बांध दीजिए, वही कॉटन वाली, सूती और ऊनी, बताया ना आपको, इतना काम करेगा। और इसमें ध्यान रखना, इसकी प्रिकॉशंस बता रहे हैं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं बांधना, क्योंकि वो पट्टी क्या है कि आपके एक्जिमा के जो टॉक्सिन्स हैं उसको खींच लेगी अपने अंदर। फिर उसको खूब धोइए और 1 आध 1.5 घंटे 2 घंटे बाद फिर बांधिए। तो दिन में आप 2-3 पट्टी बांधेंगे, आप देखेंगे कितना चमत्कारिक रिजल्ट आ रहा है, एक्जिमा छू मंतर होता चला जा रहा है। हमने इनको मिरेकल पट्टी के रूप में कहा भी आपसे। तो पट्टी बांधिए, जो भी आपका इफेक्टेड जो पोर्शन है, एरिया है आपका, उसमें आप सूती और ऊनी पट्टी 1 घंटे के लिए बांधिए और बार बार उस पट्टी को खूब धोइए, जो कॉटन वाली है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगी टॉक्सिन्स को।
और जब भी आपको कभी खुजली हो, एक्जिमा में खुजली बहुत परेशान करती है, हमने कहा रात में होती है, तो उसमें खाली कॉटन की पट्टी आप रख दो ठंडी, या पट्टी बांध दो, तो भी आपकी इचिंग जो है तुरंत रुक जाती है। ये भी ध्यान रखें। जैसे अग्नि जल रही है ना, आग लगी हुई है, पानी डाल दो, आग बुझ जाती है। तो जब आपको इचिंग सेंसेशन ज्यादा हो तो ये पट्टी बड़ा काम करती है आपकी। अच्छा, इसमें एक्जिमा में मिट्टी बहुत काम करती है, तो जो जिनको घाव वगैरह हो जाता है, ऐसी चमड़ी खराब सी है, तो मिट्टी का उपयोग करें। अब आपका यदि ज्यादा घाव है तो कॉटन के पतला कॉटन थोड़ा छेद वाला उसको बिछा लें और उसके बाद मिट्टी लगा दें, उसके बाद उसको हटा लें, तो वो सब सोख लेगी मिट्टी जो है। अच्छा, इसकी मिट्टी को भी जल्दी से बदलते हैं, 20, 25, 30 मिनट में, पट्टी 1 घंटा और मिट्टी आधे घंटा। इससे ज्यादा जो जो ये घाव स्किन की प्रॉब्लम है, इसमें मिट्टी और पट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं टॉक्सिन्स को। तो मिट्टी पट्टी का टाइम 1 घंटा है, मिट्टी का टाइम आधा घंटा है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये मिट्टी घाव वाले स्थान पर ज्यादा काम करती है, जल्दी सोखती है और घाव को भर देती है। मिट्टी जो है, मिट्टी चमत्कार करती है एक्जिमा में, चमत्कार करती है मेरे की। मिट्टी और पट्टी दोनों मिलकर टॉक्सिन्स को खींच डालती है शरीर से, तो इसका उपयोग करिए आप। अब बताते इसलिए नहीं है हम कि हमारे पुराने वीडियो में हम सब बता चुके, और आप अपना ग्रुप बना लीजिए तो एक दूसरे को ट्रीटमेंट शेयर कर दिया करें। और फिर हमारा वो जो कुछ भाइयों के नंबर ले लो आप, जैसे हमारे महेश जी हैं, नंदू जी हैं, पवन जी हैं, तो ये आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया करेंगे, क्योंकि इसमें समय कम रहता है। यदि ट्रीटमेंट को पूरा बताने लगे तो फिर ये समय चला जाएगा। और 1 घंटे का समय हम आपको यात्रा प्रारंभ करते हैं, बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं, फिर हम उसके सिम्टम्स बताते हैं डिटेल्स में, फिर हम उसके कॉज बताते हैं, फिर हम उसको नेचुरल ट्रीटमेंट बताते हैं। तो उसके बाद में कुछ फूड्स बताते हैं जो आपको ज्यादा लेना है, कुछ जो अवॉइड करना वो चीज बता देते हैं, तो हमारी बीमारी को हम पूरा मान करते हैं। आइए, तो मिट्टी की बात हो गई। अब जो है इसके बाद ठंडा सेक इसमें नहीं करते हैं, ध्यान रखना। जो आपकी स्किन प्रभावित है ना, अफेक्टेड, इसमें गर्म ठंडा नहीं करते हैं, इसमें गर्म सेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट कौन सा कहाँ लेना है तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। तो एक्जिमा वाली उस पोर्शंस में आप गर्म सेक करते हैं और ठंडी पट्टी लगा देते हैं, तो ये तुरंत लाभ मिलता है इसका। गर्म ठंडा इफेक्टेड त्वचा पे नहीं करते हैं, गर्म ठंडा लीवर पे करते हैं, इफेक्टेड स्किन पर नहीं करते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे, ये ट्रीटमेंट हमने बताया आपको, तो आगे रिपीट कर देते हैं। एनीमा, नीम का, हिप बाथ, ठीक है ना, पेड़ों पर पट्टी, आपके पेट के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, ये 3 चीज तो पेट सफाई के लिए हैं। इसके बाद में कंप्लीट लंबा स्टीम बाथ, सन बाथ, ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद में इफेक्टेड पोर्शंस के लिए पट्टी 1 घंटे की, मिट्टी आधा घंटे की, बड़े चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले हैं। जब भी कभी खुजली हो तुरंत पट्टी, तो जिस तरह से अग्नि बुझा दी वो वाला काम करे, तो खुजा के एक्जिमा खूब बढ़ता है, टॉक्सिन्स को खींचती है, चमत्कार। इससे कम की बात नहीं करते। हमारे कैंप में 20 30 साल पुराना एक्जिमा और चमत्कार हुआ है, ठीक हो गए बिल्कुल एकदम। बाकी किसी पैथी में इलाज नहीं है। एम्स दिल्ली से 5-5, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लगा के एक्जिमा, सोराइसिस, कभी सोराइसिस की आगे बात करेंगे, के पेशेंट कंप्लीट ठीक हो गए। नेचुरोपैथी का चमत्कार है ये। दिल्ली एम्स की बात कर रहे हैं हम। जब कभी हम आंवलखेड़ा कैंप लगाते थे तो दिल्ली एम्स में अपना ट्रीटमेंट करा के व्यक्ति आए और उनके एक्जिमा ठीक नहीं हुए, और यात्रा 20-20 साल की हो गई, 30-30 साल की हो गई, और लाखों रुपया लग गया, पर चमत्कार हुआ नेचुरोपैथी से। कंप्लीट चिकनी त्वचा हो गई, पहचान बिल्कुल जवानी जैसा मामला हो गया। चलिए, अब कुछ आहार है जिनका भोजन में आप ज्यादा बढ़ा दीजिए। तो कुछ फल है, जैसे इसमें सेव फल बहुत अच्छा काम करता है। एप्पल आप खूब खाइए, पियर, नाशपाती खूब खाइए, बड़ा लाभ देगी आपको, ठीक है ना। और जो चेरी और बेरीज हैं, जो कुछ चेरी होती हैं, कुछ बेरी हैं, स्ट्रॉबेरी है ना, जो, तो ये 2 नाम आते हैं, तो इनका सेवन खूब करिए आप। तो इसमें जो तत्व है ना, वो आपके
इस बीमारी को, आपकी स्किन के इम्यून सिस्टम को ठीक करने में बड़े उपयोगी हैं। तो इनका वैसे तो सारे फ्रूट्स खाइए, इनको बढ़ाकर खाइए, बस इतना सी बात है। बाकी सब फ्रूट लाभदायक है, हानि किसी की नहीं है, ध्यान रखना आप। हानि तो दूसरी चीजों की है। सब्जियां, कुछ सब्जी ज्यादा उपयोग करिए। पालक का उपयोग बहुत करिए इसमें, पालक का उपयोग इसमें जबरदस्त। गाजर का उपयोग, गाजर का जूस, पालक का जूस, पालक का उपयोग सलाद के रूप में, गाजर का उपयोग सलाद के रूप में खूब करिए, बड़ा लाभदायक मामला है। एक इसमें सब्जी है ब्रोकोलाई, गोभी कुल की है, हरी रहती है। एक सफेद गोभी है ना, ऐसी आपको ग्रीन गोभी मिलेगी। वो ब्रोकोलाई जो है एक्जिमा के पेशेंट को बहुत लाभ देती है। इनमें कुछ एलिमेंट है, तो जो है ना क्वेरेस्टीन जो है, अब ये हम चीज ज्यादा डिटेल में फिर बात हो जाती है। क्वेरेस्टीन जो एलिमेंट है, ये तत्व रहता है, इसलिए इनमें ज्यादा होती है। तो ये अब एक ओमेगा 3, अब जिसमें ओमेगा 3 है, वो ये ज्यादातर जो नॉनवेज वाले वो बताते हैं भाई ये वाली मछली खाओ, वो वाली मछली खाओ, ये खाओ वो खाओ। हम तो नॉनवेज की बात करते नहीं, और उसको तो हम स्टॉप करना चाहते हैं, और जाना भी नहीं कभी, उस बात को मानना भी नहीं। अब बात ये वेज, तो ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्स सीड, अलसी के, एक्जिमा वाले अलसी का उपयोग खूब करें, ठीक है ना। और ऑलिव ऑयल साउथ में खाते हैं, आप लाएं, मार्केट मिलता है, उसका सेवन करें। मस्टर्ड ऑयल, सल्फर ज्यादा होता है, त्वचा वाले रोगियों को सल्फर के जो उत्पाद है वो ज्यादा लाभ देते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल, इसलिए सरसों का तेल लगाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ पर सरसों का तेल खाया जाता है। तो ये आपका इसमें ओमेगा 3 में ऑलिव ऑयल और आपका फ्लैक्स सीड, ये वाला भोजन ज्यादा है। प्रोबायोटिक्स, ये अभी नया शब्द खूब चल रहा है, एलोपैथी वाले खूब उपयोग कर रहे हैं। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, गुड बैक्टीरिया, तो सबसे ज्यादा तो योगर्ट, दही, तो वैसे तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट बंद है, पर छाछ के रूप में उस बैक्टीरिया को पहुंचाने के लिए आप ले सकते हैं पतला दही। तो इसमें जो वो प्रोबायोटिक, ये फूड के अंतर्गत जो बैक्टीरिया है वो इसमें आ जाते हैं। और जैसे फर्मेंटेड फूड है ना आपका, जैसे भोजन में आप ले लो, तो आपकी प्रधानता में इडली है, इडली साउथ वाले जो बनाते हैं, जो उसमें खमीर डलता है, ये डलता है, तो इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। तो ये भी इसमें चावल की इडली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मुझे लगता है डोसा भी शायद ऐसे ही बनता है, हमें तो रेसिपी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ये फर्मेंटेड जो फूड होते हैं वो आपको इसमें ले सकते हैं आप। अब इसमें मुख्य भोजन बता रहे हैं आपको, जिससे आप अपने इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल, वो है रॉ डाइट, कच्चा आहार। पर ये साधना है, हर आदमी नहीं कर सकता, पर जिसको सीवियर एक्जिमा है, पेशेंट है, पुराना हो चुका है, आप यात्रा करो 3 महीने, कच्चा आहार, रॉ डाइट, बिल्कुल भी अग्नि को पका नहीं। 2 चीज कर लीजिए आप, अपना नमक बंद कर दीजिए और कच्चा आहार लीजिए, आपको चमत्कार मिलेगा, चमत्कार। 100% आपकी बीमारी क्योर हो जाएगी, 100%, किसी बिना दवा के, कोई दवा नहीं लेना आपको, उपचार कर लेना और कच्चा आहार ले लेना और नमक बंद कर देना। यात्रा कठिन है, साधना है, पर बीमारी यदि है और सीवियर कंडीशन बन चुकी है और आपके 10-20 साल गुजर चुके हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो ये बात अपना लेना। हम आपको डंके की चोट बोलते हैं, कितना ही पुराना एक्जिमा है और कितने रुपए आप खर्च कर चुके हैं, पर इससे चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। क्योंकि जब आप कच्चा आहार लेंगे तो आपका रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा तो आपका लीवर ठीक रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। जो साइंस समझ नहीं पा रही कि हमारा इम्यून सिस्टम क्यों गड़बड़ाता है, हमारे अंदर जो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों खत्म हो जाती है, हमारा रस खराब बन रहा है। हम जो भोजन लेते हैं वो हमारा बेकार का भोजन है, अखाद्य, वो खाद्य तो है ही नहीं। हम जंक फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, ये हमारा, इससे हमारा रस खराब बनता है। रस खराब बनेगा, रक्त खराब बनेगा। भाई भोजन से क्या निकलता है, रस निकलता है, रस कन्वर्ट होता है रक्त में, ब्लड बनता है, और ब्लड सारे ऑर्गन में जाता है, लीवर में जाता है, पेनक्रियाज में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, आपका स्प्लीन में जाता है, आपके हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, सब जगह जाता है। बस ये मेन कॉज है। और एक्जिमा वाले को तो ध्यान रखना है, स्किन की डिजीज ब्लड से ज्यादा कोरिलेटेड रहती है, ध्यान रखें आप। तो इनको यात्रा कच्चे पे करना पड़ेगी, नमक बंद करना पड़ेगा। शक्कर भी, कौन सा वाला शक्कर, जो सुक्रोज फॉर्म है, जिससे मिठाइयां बनती हैं, शक्कर है, गुड़ भी सुक्रोज होता है, ध्यान रखें। फ्रुक्टोज लीजिए आप, जो फलों में होता है,
शुगर, जो फलों में जो शुगर है वो आपके लिए लाभदायक है, जो सुक्रोज टाइप जो शुगर है वो आपके लिए हानिकारक है। आर्टिफिशियल जो मीठा है, नेचुरल मीठा और जो आर्टिफिशियल जो मीठा है वो हानिकारक है। तो ये चीजें आप जो है एंटी जो फूड है वो भी आप अपने इसमें बढ़ाइए, उसको बता दिया हमने। क्वेरेस्टीन वाला फूड है वो भी बता दिया आपको हमने, इनको बढ़ाइए। और डेयरी उत्पाद जिसको एक्जिमा है, रोकने वाली बात हम कह रहे हैं, नमक बंद करो, आप दूध से बने पदार्थ बिल्कुल बंद कर दो। चमड़ी की बीमारी होती है तो दूध वाले उत्पाद हैं, भले आप चाय में दूध डाल रहे हो, आप दही खा रहे हो, आप मक्खन खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो, आप जहां भी दूध से जो पदार्थ बना है, एनिमल साइड जो आया है, उसको आप बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। नॉनवेज बंद कर दीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए, टोबैको चिविंग स्मोकिंग बंद कर दीजिए, बाइटिंग चिविंग स्मोकिंग बंद कर दीजिए। और आपका जो है, आप कोल्ड ड्रिंक्स, आपका पैक्ड फूड, जंक फूड, यदि बीमारी हो गई है तो बंद कर दीजिए, नहीं तो ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। जो बढ़ाने की चीज वो हमने बताई आपको, जो बंद करने की वो आपको बता दी। चलिए, समय हो गया है, आज की यात्रा पूरी करते हैं। अब ये हमारा सेशन रेगुलर चलता है पर संख्या कम रहती है, तो कभी कभी ये भी दिमाग में आता है कि इसको चलाएं या नहीं चलाएं। तो चूंकि इसके लिए समय भी निकालना पड़ता है, ज्यादा लोगों तक जानकारी जाना चाहिए, तो संख्या कम रहती है। तो आप, और ये हम कोई इसका कोई पेमेंट नहीं है, तो ये जानकारी बहुत मिलती नहीं है। आप कितने भी यूट्यूब देख लीजिए और आप कितना ही गूगल पर सर्च कर लीजिए, पर ये जो जानकारी ये नहीं मिलेगी आप, क्योंकि इसको हम परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से और नेचुरोपैथी की गूढ़ जो हमारी किताब है उन्हों से, और जो हमारा अनुभव जो हमने शिविर कैंप किए हैं, तो उनसे लेकर आपको ये सब जानकारी हम प्रदान करते हैं। ऐसा ही नहीं कि आए और बैठ के बोलना शुरू कर दिया। तो जो हमारा पुराना अनुभव उसको भी हम फिर कलेक्ट करते हैं, उसको इसमें राइट डाउन करते हैं, जो बुक्स कंसल्ट करते हैं, है ना, उनको लेकर हम आपको ये जानकारी देते हैं। और उद्देश्य ये है कि भाई हमारी जो यात्रा है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने चाहा है, जो महात्मा गांधी ने चाहा है कि भारत देश डिपेंडेंट, स्वास्थ्य के बारे में डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, ये सेल्फ, हर आदमी जो है स्वयं अपना उपचार कर ले अपनी बीमारियों का, हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत हमारा देश बन जाए। और ये हमारा देश, इसमें ज्ञान नहीं है, हमारे गांव में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और जिनके पास पैसा है वो भी, उनको ज्ञानी मत मानिए। एलोपैथी, दमादम एलोपैथी, 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 अरे लेना है, हम उस पैथी की बुराई नहीं करते, पर उसके पीछे मत पड़िए भैया। इमरजेंसी ले लीजिए, पर परमानेंट क्योरिंग तो है ही नहीं। बताओ, डायबिटीज में कहाँ परमानेंट क्योर? एलोपैथी की जो भी मेडिसिन लेते हैं आप किसी भी समस्या के लिए, यदि वो बीमारी में काम करती हैं तो कुछ समय के बाद बंद होना चाहिए। अरे भूख लगी है, भोजन खाया, भूख समाप्त। पर ये क्या, उसको आपका भोजन ही बना देते हैं। रेगुलर डायबिटीज की दवा लीजिए, हार्ट की लीजिए, स्किन की लीजिए, श्वास दमा अस्थमा की लीजिए, रेगुलर लीजिए। तो भाइयों बहनों, ये यात्रा का उद्देश्य है कि आपकी दवा बंद हो जाए और आपकी बीमारी 100% क्योर हो जाए। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य ये है। तो आप इसको बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए और गायत्री परिवार के अभियानों में हेल्प करिए। यदि भगवान ने आपको समय दिया है तो गायत्री परिवार संस्था को खोजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम हैं। अब आदमी, अब हम लोग हैं, अब गायत्री परिवार से जुड़े हैं तो हम आप तक ये अच्छी बात पहुंचा रहे हैं, हम स्वास्थ्य की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा को प्रसन्नता होती है कि आज हमने इतने लोगों को, हमने आज तक, हम कोई पैसा थोड़ी लेते हैं, हमने जितने भी कैंप किए, आज भी जहां भी समय देते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते। आज तक दुनिया में हमने जो भी टाइम दिया है किसी भी काम के लिए, उससे कोई रिटर्न नहीं लिया हम लोगों ने। अपना अपना धन लगाते हैं इस काम के लिए, अपना समय लगाते हैं इस काम के लिए, अपनी बुद्धि लगाते हैं। हमारे जो गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि राम शर्मा आचार्य, उनका कहना है, बेटा भगवान ने यदि आपको जो कुछ दिया है, आपके ऊपर कृपा की है, आपके ऊपर प्रसन्नता अपनी उन्होंने व्यक्त करी है, तो उसको दिल खोल कर लगाइए। आपको अच्छा दिमाग दिया है, दिमाग से भगवान की इस बगिया को सजाइए, संवारिए। आपको अच्छी बोलने की कला दी है, तो अच्छी बातों को दुनिया तक पहुंचाइए। आपको अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छे ज्ञान से भगवान की सेवा करिए। अच्छा शरीर दिया है तो पेड़ लगाइए, नदी साफ करिए, गौ माता की सेवा करिए, अच्छे काम करिए। आपको धन दिया है
तो धन को अच्छे काम में लगाइए, खाली फैशन में, व्यसन में, दूसरे की नजरों में ऊंचा दिखने में, गैप को बढ़ाने में मत लगाइए, मत गैप पालिए। अरे गरीब आदमी जब आपकी गाड़ी को देखता है, आपके महंगे कपड़ों को देखता है, बेचारे की आत्मा रोती है। मत करिए ऐसा, दुख होता है उसको बेचारे, समझे ना, ऐसा मत करिए। आप उसके सामने उस जैसे जाएंगे तो उसको खुशी होती है, साधारण कपड़े पहनेंगे। आप रतन टाटा को देखिए ना, कितने पैसे वाले व्यक्ति कितने साधारण से मकान में रहते हैं। अब वॉरेन बफेट को देखिए आप, कितना पैसा चैरिटी में लगाते हैं। तो भाइयों बहनों, भगवान ने जो कुछ दिया आपको, जो भी कुछ दिया है, उसको, उसकी बगिया को सजाने संवारने में लगाइए, उसकी बगिया में दुख पैदा करने में अब उसको मत खर्च करिए आप। तो आइए आज की बात समाप्त करें, और गायत्री परिवार से आप जुड़ सकते हैं, मनोज भाई से लिंक हो सकते हैं, पवन जी से लिंक हो सकते हैं, और अपने जो भी आपको भगवान ने दिया है, गायत्री परिवार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे विषय पर काम करता है। जो भी आप विषय लेंगे समाज में, उस विषय पर गायत्री परिवार कार्य करता है। कोई सा विषय ले लीजिए। क्योंकि जब गुरुजी ने बात कही तो बेटा उन्होंने कहा हम 100 सूत्र तुमको दे रहे हैं, इन 100 सूत्रों को दुनिया में फैलाना। बस ये दुनिया में 2 बातें कहते थे वो, इंसान का भगवान जग जाएगा और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। 100 सूत्रों में वो 2 बात कहते थे, बेटा इन 100 सूत्रों को तुम फैला देना तो इंसान के अंदर का स्वयं भगवान देवता जग जाएगा और ये दुनिया जो है स्वर्ग बन जाएगी। बस इनको फैलाने के लिए तुम काम करते रहना और सबको मिलाते रहना। न तो तुम मुसलमान से घृणा करना, न सिख से कोई घृणा करना, ये सब भाई हैं। ये तो पूजा पद्धति अलग अलग हो गई है, पर इनको आने वाले समय में मिलना है, घृणा को समाप्त होना है। बड़ा गहरा चिंतन, ऐसी हस्ती आज तक दुनिया में नहीं आई। उनका साहित्य पढ़ेंगे आप तो गदगद हो जाएंगे। और इतनी महासत्ता का आगमन हमारे बीच में हुआ है और इतना तप किया उन्होंने दुनिया को बदलने के लिए। आज हम किस लिए काम कर रहे हैं? हमको कोई पैसा थोड़ी दे रहा है कुछ। किसके लिए काम कर रहे हैं? उनके तप के कारण काम कर रहे हैं। उनका तप हमको चैन से नहीं बैठने देता है कि समाज में सेवा करें, सेवा करें, दुनिया को अच्छी बनाएं। चलिए आज की बात समाप्त। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। भैया मनोज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो महत्वपूर्ण विषय था आज का हमारा एक्जिमा, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी हमने प्राप्त की, उसके प्राकृतिक उपचारों की बात। जितने भी बीमारियों पर हम बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मूल में एक ही चीज पकड़ में आती है। अगर उन सारी बीमारियों से बचना है तो आहार के क्रम को व्यवस्थित करना पड़ेगा। इस पर भाई साहब का बार बार विशेष जोर भी रहता है, चिंतन भी रहता है। विभिन्न बीमारियों पर हम अपनी आहार चिकित्सा को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से अपने आहार विहार में परिवर्तन करके जो समस्या शरीर में आई है उसका निराकरण हम कर सकते हैं। इसके साथ प्राकृतिक उपचार क्या क्या हो सकते हैं, बीमारी के लक्षण क्या है, उसके पहचान क्या है, इन सब विषयों को गंभीरता के साथ और बड़ी बारीकी और वैज्ञानिक तरीके से हम सबके बीच में रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ हमने आज एक विशेष बात भी उभारी है। गायत्री परिवार पूरे देश बल्कि विदेशों में भी रचनात्मकता के नाम से जाना जाता है, अपने रचनात्मक कामों के नाम से जाना जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का तप का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य में देवत्व का जागरण हो और इस धरती पर पुनः स्वर्ग का अवतरण हो। ऐसी मंगलमयी युग निर्माण योजना को जिन्होंने मूर्त रूप दिया, और मूर्त रूप देने के साथ योजना के विभिन्न आयामों को हम सबके बीच में रखा। कई सारे आयामों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक विधा है हमारा स्वास्थ्य अभियान। स्वास्थ्य अभियान में जो हमारी विधा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि बिना चिकित्सा के या बिना औषधि के हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हमारा आयुर्वेद है, हमारी सुजोग चिकित्सा पद्धति, ऐसी कई सारी विधाएं हैं जिन्हें पुनर्जीवित कर दिया जाए, घर घर स्थापित कर दिया जाए, तो आज देश का करोड़ों अरबों रुपया जो बीमारियों में खर्च हो रहा है वो पैसे को बचाया जा सकता है। कई क्षेत्र में कई सारे लोग इस दिशा में बड़े महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और उसी का सुखद परिणाम है कि आज देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ दिखाई देता है कि घना अंधकार है, वही हमारी ये चिकित्सा पद्धति भी अब प्रचारित हो रही है, घर घर पहुंच रही है। इस अभियान में अन्य जो गतिविधियां हमारी चलती है उसमें जो परिजन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, प्रतिभा, समय और प्रभाव का नियोजन लोक मंगल के कामों में करना चाहिए। तो जो अपनी प्रतिभा का नियोजन कर सकता है या अपनी समय दान का नियोजन कर सकता है, अपनी योग्यता या साधना का उपयोग कर सकता है,
अन्यथा अपने कमाए हुए धन का एक अंश युग निर्माण के गतिविधियों में नियोजित कर सकता है, तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें कुछ भाई बहन जो हमसे जुड़े हैं, वे उन्हीं की प्रेरणा थी, उसी प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं कि उनका कहना था कि भाई साहब आप ये जो काम कर रहे हैं, उसी काम में अगर हमारा कुछ आर्थिक नियोजन हो सकता है तो वो करें। तो कुछ भाई बहन इसमें जो हमारे अभियान चलते हैं उसमें एक क्रम है, हमारे युवा लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की मंगलमयी योजनाओं को लेकर जाते हैं। राष्ट्र निर्माण हेतु जिन्होंने अपने घर को छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है, ऐसे कई सारे युवा मिशन में काम कर रहे हैं, गायत्री परिवार में काम कर रहे हैं। तो चूंकि उन्होंने अपना आजीविका न कमाते हुए समाज में निर्माण में अपना समय लगाया है, अपनी प्रतिभा योग्यता लगाई है, ऐसे युवाओं के पोषण की जिम्मेदारी समाज की बनती है। तो एक प्रवासी युवा के तौर पर हमारे विभिन्न जिलों में हमारे युवा साथी काम कर रहे हैं, जो कि पढ़ लिखने के बाद बड़े बड़े पैकेजों में न उलझते हुए उन्होंने लोक मंगल के कामों को अपना करियर के रूप में चुना है। तो ऐसे भाई हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों के भाव जागते हैं कि ऐसे युवाओं को सहयोग किया जाए, तो प्रवासी युवा के नाम से हम जो काम कर रहे हैं, उसमें आप अपना अर्थदान, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जिन भाई बहनों को इस योजना में अपना अंशदान करना हो या अन्य किसी प्रकार के अभियानों में अपना सहयोग करना हो, तो वे कृपया हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। जिन भाई बहनों को सहयोग की अगर अब वो है, तो वे इस नंबर पर सहयोग करके संपर्क करके सहयोग की बात आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, आज के दीदी कुछ पूछना चाह रही है। समाप्त करें। अतिथि माइक अनम्यूट कीजिए, पूछिए। भाई साहब नमस्कार। जी भैया प्रणाम। भाई साहब मुझे ये सूखा वाला एक जीवन है और मैं काफी समय से ये प्राकृतिक आहार ले तो रहा हूँ, पर अभी तक आराम होता है। और मगर मैंने इसमें मिट्टी लगाई थी, तो मिट्टी लगाने से क्या है, और ये हरा टाइप का हो जाता है, मतलब घाव जैसे नया टाइप का हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? कितना पुराना है? ये ज्यादा नहीं, 2 साल पुराना है। 2 साल। जी एक तो मिट्टी ना, अच्छी मिट्टी के बारे में ध्यान रखें, कभी भी ऊपर की मिट्टी नहीं उपयोग करना है स्किन डिजीज में, खासकर जी घाव में। वैसे जी तो लेना ही नहीं कभी भी। मिट्टी के बारे जी में ध्यान रखें। मिट्टी को इसलिए हम ज्यादा अपने इसमें कम बताते हैं, क्योंकि मिट्टी जी मिलती नहीं, लोग मिट्टी की शिकायत करते हैं। मिट्टी बीज खेत में से लाना चाहिए, 1.5 फीट गहरी, 1.5 लंबा, 1.5 चौड़ा और 1.5 गहरा। पहले आप गड्ढा बनाओ, उसके अंदर की मिट्टी लाओ, उसको फिर अपने धूप में सुखाओ, उसको कूट पीस के बारीक करो, और जब उसको प्रिजर्व करो यानी उसको रखो, सुरक्षित करो, तो प्लास्टिक में नमी नहीं जाना चाहिए। मिट्टी को नमी चली जाती है तो फिर उसमें माइक्रोब्स फिर पैदा हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी सूखी हो तब मिट्टी का उपयोग करें आप। बाकी मिट्टी हार्मफुल नहीं है किसी भी कीमत पर। अब आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो अपने फूड हैबिट को आप नमक बंद करिए, और जो पट्टी वाली बात हमने बताई है, दिन में 2-3 बार पट्टी लगाइए 1 घंटे के लिए। कॉटन की लपेटिए, ऊनी लपेटिए, और 1 घंटे बाद खोल दीजिए। कॉटन वाली को अच्छे धोइए, धूप में सुखाइए, फिर 1-2 घंटे बाद फिर लगाइए, आपको बहुत रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। और नमक और दूध 2 को बंद कर दीजिए आप बिल्कुल। डेयरी उत्पाद यदि आप ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार से दूध से बने पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है आपको, वो बंद कर दीजिए, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और ये जो कुछ चीजें हमने भोजन में बताई, इनको बढ़ा लीजिए आप। फ्लैक्स सीड का उपयोग करिए, अलसी का सेवन करिए, एप्पल खाइए, पालक का उपयोग, पालक का जूस पीजिए आप, पालक का जूस ज्यादा पीजिए, गाजर का जूस ज्यादा पीजिए आप, पालक का सूप पीजिए रात में, सुबह पालक का जूस पीजिए आप जो है, ठीक है। नींबू पानी का सेवन करिए आप, नींबू पानी खूब पीजिए दिन में आप। तो जितना नींबू पानी का सेवन करेंगे स्किन भी आपकी ठीक होती चली जाएगी और ये आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है साहब, ये बाकी तो बातें हमने बताई दी है, उनको आप जोड़ लीजिए। आप अच्छा, क्या घबराइए मैं मत और अपने इतने मन समय को से कर डाइवर्ट रहा मत हूँ तो करिए, ठीक हो जाएंगे आप। इतने समय से कर रहा हूँ तो वेट लॉस भी हो गया है मेरा काफी। वेट लॉस हो रहा है? जी कितना समय हो गया करते करते?
ये मेरे को हो गया 4-5 महीने। 4-5 महीने। हाँ, एनर्जी कम तो नहीं हुई, वेट लॉस हुआ है खाली? वेट लॉस काफी हो गया है, लगभग 25 किलो हो गया है, और शाम तक जो है एनर्जी लॉस होने लगती है। अब इसमें ऐसा कर लो आप, जब आपको जी। ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल कच्चा खा रहे हैं क्या? एकदम हाँ, कच्चा खा रहे थे। एकदम 100%? जी। कोई पक्का आहार नहीं लेते हैं? नहीं, कोई क्या पक्का आहार क्या नहीं। क्या लेते हैं उसमें आप? उसमें एक तो हम ये ग्रीन जूस बनाते हैं, वो हाँ। एनडीएस फॉलो कर रहे थे हम। और वो एनडीएस का मामला खतरनाक है। जी। एनडीएस वो न्यू डाइट सिस्टम नहीं, जी। वो वाली बात हम नहीं करते भैया, वो अति वाला मामला है। यही तो बात है ना, नेचुरोपैथी में अति नहीं, मैं वो शाम अति को वाली सिर्फ बात है। एक बार जो है ना, एक आप बार हम तो ये कच्चा कहते आहार लेता हैं हूँ। कि इसमें जो ना, फिर जी। आप कुछ प्रोटीन के लिए आप जो है, यदि आपको मूंगफली से कुछ सूट करती है तो मूंगफली भी जोड़ लीजिए, छुआरा जी। जोड़ लीजिए स्वीट्स के लिए, है ना, जी। तिल जोड़ लीजिए, इनका उपयोग करके देखिए आप, तो आपके जी। जी। प्रोटीन लेवल बना रहेगा, एनर्जी लेवल जी। कम नहीं पड़ेगा आपको, और डाइजेस्ट जी। हो जाना चाहिए। और कच्चे जी। पक्के की यात्रा को मिला के चलो तो भी बात बन जाएगी। दिन में कच्चा ले लो, रात को पक्का ले लो, थोड़ा सा सूप वगैरह ले लो, सब्जियों से जी। बने जी। आहार थोड़ा बंद कर लो, ग्रेन जी। पार्ट वेजिटेबल को सूप में ले लो, तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा इसमें। और जी। प्रोटीन के लिए आप मूंगफली है, तिल है, छुआरा है, गोला में फैट है, तो इससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन नहीं होगा, फैट मिल जाएगा आपको, प्रोटीन मिल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। अभी पिंड जी। खजूर आ रहा है, पिंड खजूर का सेवन करिए आप, तो इन चीजों को जोड़ लेंगे तो आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो पूरा होता रहेगा, है ना। जी। जी। एकदम आप वेजिटेबल्स पे मत रहो, वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं, उसमें प्रोटीन, फैट और आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। फ्रूट्स ज्यादा लीजिए आप, फ्रूट आप पल्पी लो, पल्पी, जूसी फूड ना लेके पल्पी फूड ले लो आप, जिनमें पल्प होता है, तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, और आप नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट ज्यादा लो, आप पट्टी का उपयोग करो और मिट्टी का उपयोग करो और स्टीम बात लो, तो आपको आहार आपको सपोर्ट करेगा और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट आपको क्योर करेंगे। एनडीएस में खाली आहार की बात होती है, ट्रीटमेंट की बात नहीं होती, ये दिक्कत है। जो गंदगी जमा वो हटानी तो पड़ेगी ना, आहार तो नया ब्लड बनाएगा, पर जो गंदगी है वो उठानी पड़ेगी। अरे कहीं पर आपको गंदगी पड़ी तो पहले उसको हटाओ, उसके बाद पोंछा लगेगा, गंदगी तो हटाएंगे नहीं। तो गंदगी हटती है आपकी नेचुरोपैथी से, उसके ट्रीटमेंट से, जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट है बॉडी में उनको खिंचवाइए, उनको निकालिए। तो आप एनीमा नीम का लीजिए, और आप मिट्टी का उपयोग करिए, पट्टी का उपयोग करिए, स्टीम बाथ लीजिए, सन बाथ लीजिए, ये चीज आप उपयोग करिए तो जल्दी आपको रिजल्ट आ जाएगा। और आहार आप जो हमने जोड़ने का बोला, इनको जोड़ लीजिए आप, मामला बन जाएगा आपका। पालक और गाजर पे जोर कर दीजिए, सेव फल खाइए आप, सेव फल खाइए खूब। जी भाई साहब। मीनाक्षी दीदी, थोड़ा भाई साहब थोड़ा शीघ्रता से ले लें, कुछ प्रश्न हो रहे हैं। अच्छा चलो। नमस्कार भाई साहब। जी प्रणाम दीदी। हाँ जी, एक्चुअली मैं ये आज लेट ज्वाइन कर पाई तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन मैं सुनना चाहती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम है, 15-20 साल से यही एक्जिमा है उनको। तो अभी जो हो रहा है उनको, तो वो टांगों में एकदम से खुजली होके ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जी जी जी। सिर्फ टांगों में है ज्यादा। अभी पहले उनको सिर में पूरा होके और बाल निकल जाते थे, बाल हट गए हैं उनके ऊपर से, तो पूरे बॉडी में भी हो जाता था कहीं कहीं। लेकिन वो होम्योपैथिक दवाई वगैरह से वो अब तक तो ठीक चल ही रहा है, पर अभी जो रिसेंट हुआ है 2-3 महीने से, वो टांगों में खुजली होती है बहुत ज्यादा और जख्म हो जाते हैं, उसके बाद ब्लैक हो जाता है। उसके लिए अभी क्या करें? और ये मुझे, ये जो आज का सेशन है, मुझे प्लीज मनोज भाई साहब या कोई भी प्लीज भेज दीजिएगा, जरूर मैं सुनना चाहती हूँ। अब दीदी ये बातें जो आपने बताई ना, उसमें जो टांगों में चकत्ते बन रहे हैं क्या अलग अलग? हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग जैसे जख्म टाइप हो जाता है और निकलता भी है, खून भी ये है निकलता सारे है। एक्जिमा के टाइप्स हमने बताए थे पहले। हाँ जी, वो मैं सुन नहीं पाई। हाँ आप जी, सुन लेना उसको। हाँ जी, और बेसिक चीजें तो अब आपको हमने बता दी कि हाँ मिट्टी जी, का उपयोग इनके भाई साहब के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक पट्टी का है, उपयोग बहुत उपयोगी रहेगा, और उनका ठीक है, आज से ही आप नमक और दूध से बने पदार्थ तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप।
वो और कितने दिन तक, मतलब वो क्योंकि हमेशा के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता, पर ये है कि कितने 3 महीने की यात्रा, कम से कम 3 महीने। ठीक आपका 90 दिन की यात्रा इस पे चलानी पड़ेगी आपको। ठीक तपस्या है, और इसको ठीक धीरे धीरे बंद करिए, एक साथ मत करिए, धीरे धीरे जाइए। जैसे अभी ठीक है। आप नमक लेते हैं तो एक समय बिल्कुल बिना नमक का लीजिए। अच्छा, नमक का सब्स्टिट्यूट नींबू होता है, नींबू, तो हाँ स्वाद जी, आपका मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक फिर है। अभी थोड़ा थोड़ा एक समय जो नमक लेंगे तो आप वो सेंधा नमक लीजिए, समुद्र वाले हाँ की जी, जगह खदान वाला लीजिए आप। सेंधा नमक ठीक। खदान से आता है, माइन से आता है, तो हाँ जी, सेंधा नमक एक टाइम लीजिए, हल्का लीजिए, और एक समय आप बिना नमक का लीजिए। दूध से बने पदार्थ बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, उसको ऐसी स्वाद वाली बात नहीं है। जो भी कुछ आप दूध से बना, एनिमल साइड से जो भी आ रहा है, भले घी है, भले आपका पनीर है, मक्खन है, आपका दही है, छाछ है, दूध है, बंद करना पड़ेगा। जूस बढ़ाइए, जूस है ना, जूस में भी पालक का जूस को प्रधान आप उसमें जोड़िए, गाजर का जूस आप अपने उनको ज्यादा दीजिए, और ठीक। मिट्टी और आपका पट्टी, ये 2 इलाज आपको बहुत जल्दी रिलीफ करेंगे। और बाकी स्टीम बात वगैरह जो हमने बताया, पूरा वीडियो हाँ आप जी, सुन लेना, तो ठीक आपको है। सब चीज उसमें पता पड़ जाएगी। ट्रीटमेंट लेने का तरीका तो फिर आप चर्चा जानते भी हैं, और चर्चा कर लेना, हाँ जी, आपका ठीक क्योर है। हो जाएगा, डरिए मत आप। और ठीक। मेडिकेशन धीरे धीरे बंद करनी पड़ेगी आप, नहीं तो ये हाँ, दब होम्योपैथी की लेते हैं बस, वो दूसरी है। कोई नहीं लेते हैं। होम्योपैथी की ले रहे हैं बस, कोई और दवाई लेते ही नहीं है वो अब वो जल्दी। होम्योपैथी से भी ठीक कहाँ हुआ बताइए आप? 20 ठीक साल तो नहीं हो गए, हुआ, कितने बस साल हो गए? कभी ना कभी फिर आ गया, मतलब वो काफी दिनों से चल रहा है, 20 साल कितने हो साल गए। हो गए होम्योपैथी वाली दवाई को लेते लेते? वो तो 15-20 साल से चल ही रही है, अब ये बीच बीच में बताइए, चेंज हमने जो करते कहा रहते हैं। था कि भाई ये दवाई की, इस बीमारी के बारे में एलोपैथी के डॉक्टर ये लिख देते हैं, चिता के साथ जाती है, दबाते हैं सब लोग। हाँ जी, कोई भी बीमारी दबती है मेडिसिन से, जो है वो हटती नहीं है। हटना का काम तो नेचुरोपैथी करती है, इसलिए इसमें उभार आता है और आदमी हाँ घबरा जी, जाता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं, जब इसका उभार आता है तो वो भी घबरा जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, और इतनी वही प्रकार ना। की बीमारियां बाहर निकलती हैं। नेचुरोपैथी जब ट्रीटमेंट लगातार दे दिया, तो लगातार कहने की बात नहीं करते हम, जब हाँ रेगुलर जी, आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उभार आते हैं इसमें, तभी बीमारियां बाहर आती हैं। तो आप रेगुलर वे में मिट्टी का उपयोग, पट्टी का उपयोग, स्टीम बाथ, सन बाथ, एनीमा, नीम का एनीमा दीजिए उनको, तुरंत ठीक। फायदा हाँ जी, करेगा। एनिमा तो ले लेते हैं। हाँ जी, नीम का एनीमा, नीम का नीम का। ठीक। जी। और सुन लेना आप, डिटेल ठीक सारी है। बात बताइए हमने। हमारे ओके, लेक्चर में बहुत समय लेते हैं मनोज जी, करते हुए समय कम रहता है, पर हम चाहते हैं कि दोबारा अगेन रिपीट ना करना पड़े। जो कोई पेशेंट होते यदि हमारा वीडियो देख ले, सुन ले, तो अपना उपचार कर सकता है। खाली नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट उसको जानने की जरूरत है। बाकी हम जो बताते हैं डिटेल वे में बताते हैं, समझा के बताते हैं, कि वो अपने घर पे उनको स्टार्ट कर दे। उद्देश्य यही है, उद्देश्य खाली ज्ञान देना नहीं है, उद्देश्य ये है कि ये चीजें घर में लागू हो जाएं। इससे पहले हमने ट्रीटमेंट को भी डिटेल से समझाया है, तो पुराने वीडियो में सब कुछ है, वो सारी बात को छुपाना नहीं है, बताना है। छुपा के पैसा कमाया जाता है, बता के सेवा की जाती है। चलिए साहब। जी आस्था जी। नमस्ते भाई साहब। जी बोलें दीदी। आपने एक बार मुझे बताया था पिछली बार रूसी के बारे में, मेरे बालों में रूसी बहुत ज्यादा था, तो आपने कहा था 1 हफ्ते तक मिट्टी लगाने के लिए। मैंने लगाया था, 50% ठीक हुआ है, अभी 50% है। और एनिमा इसलिए नहीं लिया कि मुझे फिशर की प्रॉब्लम है। फिशर की प्रॉब्लम है? जी। कोई बात नहीं, उसमें फिशर में घाव वगैरह है? अभी तो नहीं है, लेकिन पहले था। प्रॉब्लम होने लगती, बीच में दर्द होने लगता है, तो मैंने कैथेटर इसलिए को एनिमा नहीं लिया। धीरे से उसके ऊपर लुब्रिकेंट, सरसों का तेल लगा के धीरे से इंसर्ट कर दीजिए। जी जी 50% आपका एक्सटर्नल टॉक्सिन्स तो खिंच गया, पर इंटरनल टॉक्सिन्स तो आपका बॉडी को प्योरीफाई करके ही होगा साफ। और उस तो इंटरनल प्योरीफिक है, नीम का जैसे आपने बताया, नीम का एनिमा लीजिए। अपने एनिमा का जो साइज है वो पतला ले लीजिए, कैथेटर पतला वाला। जैसे जैसे मोटा होता है नंबर बढ़ता है, तो पतला वाला ले लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा। रबड़ का कैथेटर लीजिए, लुब्रिकेंट लगाइए, धीरे से इंसर्ट करिए, नीम का एनिमा लीजिए, और भोजन का क्रम बदलिए। आपका वही डेयरी प्रोडक्ट बंद करिए, थोड़ा नमक को कम करिए, नींबू को बढ़ाइए। आप जो कुछ खट्टे फलों का ज्यादा उपयोग करिए। आपका नींबू, संतरा, मौसम्बी, किन्नू, माल्टा, चकोतरा ठंड में तो बहुत आते हैं, अभी माल्टा बहुत आ रहा है, किन्नू बहुत आ रहा है, चकोतरा, उनका जूस पीजिए आप, आपका ब्लड बढ़िया हो जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मिट्टी का उपयोग रेगुलर। साबुन बंद करिए आप, सोप नहीं लगाना, साबुन लगाना ही नहीं बिल्कुल आपको।
साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, ये नहीं लगाना आपको, हो जाएगा जब भी शॉर्ट। बाल यात्रा धोए लंबी रहती मिट्टी है से नेचुरोपैथी में, ये ध्यान रखो आप। चलिए जी, धन्यवाद। जी भाई साहब, प्रश्न और नहीं है काम शुरू हो गया तो शांति प्रकट कर सकते हैं। हाँ हाँ। आइए आज की बात पूरी करें। हमने पहले भी बता दिया था गायत्री परिवार के बारे में, और इसको बढ़ाइए आप, थोड़ा फैलाइए। और मनोज भाई और ये लिंक दे देंगे आपको। और जो अपने सेवाओं को भी बढ़ाइए, समाज में आनंद बढ़िया समाज बनेगा। जो भगवान ने आपको दिया है बुद्धि ज्ञान प्रभाव, लगाइए भगवान की दुनिया में। हम लोग लगाते हैं इसलिए कहने के अधिकारी हैं आपसे, हम लगाते हैं तो कहने के अधिकारी हैं। भाई आप भी लगाइए, एक और एक मिलकर तभी तो 11 की यात्रा बनेगी। एक और एक 11 और फिर 111, ऐसे आगे यात्रा बढ़ेगी। आइए इन्हीं बातों के साथ में आज की बात पूर्ण करें। दोनों हाथ जोड़ें हृदय के पास, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करें। परमात्मा की इस संपूर्ण सृष्टि के लिए, उसमें हम सब आते हैं, हम, हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र, उन सब के लिए मंगल में मैत्री, मंगल में प्रार्थना। प्रभु सबको आनंद दीजिए, सबको शांति दीजिए। आपकी इस धरती पर, धराधाम पर वो जो जीव रहने आया है, इस यात्रा को उसकी अच्छी से व्यतीत करिए। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परवंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता व सदगुरुदेव की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। सभी को नमन, सभी को प्रणाम।